बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पार्ट 2। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट है। जो लोग पार्ट 1 नहीं देख सकते वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर इसका पार्ट 1 देखें ताकि इस लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज के लेक्चर का जो टिप है आपके लिए वो ये है कि अपना एक स्टडी प्लान बनाएं। जब तक आपके पास प्लान नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, तो आप हर सब्जेक्ट को उसके कंटेंट वाइज टाइम नहीं दे पाएंगे। एंड रिज़ल्ट ये होगा कि आपका कुछ एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और कुछ वीक होगा। जो वीक एरिया है उससे आपके नंबर्स कम आएंगे, आपका मेरिट स्कोर लो हो जाएगा। तो ये बात जहन नशीन कर लें। जब आपने तैयारी शुरू करनी है तो टाइम फ्रेम, टाइम टेबल, टाइम प्लान सबसे पहले बनाना है। तो इसके लिए एक जामे हिकमत अमली तरतीब दें। हर सब्जेक्ट को लिखें, उसका टाइम लिखें, कितने घंटे देने हैं, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सी किताब है, सब्जेक्ट का नाम क्या है। इस तरीके से स्टडी प्लान मुरतब किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी के एंड पे हम टेस्ट सीरीज़ भी रखेंगे। टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन होगी, व्हाट्सएप के थ्रू होगी। लिंक व्हाट्सएप जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं टॉपिक की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और अ टेस्ट। जो टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खूबियाँ हैं, वो 5 हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हैं। जो पहली है वो है वैलिडिटी। व्हाट इज़ वैलिडिटी? वैलिडिटी क्या होती है? एक्सटेंट ऑफ मेजर विच अ टेस्ट इंटेंड्स टू मेजर। कोई भी टेस्ट किसी भी चीज़ को जब जांचना चाहता है तो उसको अच्छे तरीके से उसको असेस कर ले तो वो उसकी वैलिडिटी कहलाती है। आपने टेस्ट लेना था किसी इंटेलिजेंस का, किसी की काबिलियत का, किसी की जहानत का, तो अगर आपका टेस्ट उसकी काबिलियत को जांच रहा है तो वो आपका टेस्ट वैलिड है। आगे फर्दर वैलिडिटी की 6 टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है वो है कंटेंट वैलिडिटी। Content validity includes the test content covers what it want to assess. Relevant test items क्या उसमें थे? जो कंटेंट आपने दिया गया था, जो आपको जिस सब्जेक्ट एरिया दिया गया था, क्या उसी में से टेस्ट आए हैं या आउट ऑफ द बॉक्स जाके टेस्ट बनाया गया है? तो इस चीज़ को मेजर करना कंटेंट वैलिडिटी कहलाता है। उसके बाद है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इंटेंडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट इज मेजर। जो हम चाहते थे कि इस तरह का टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसका जो लेवल है वो किस तरह का होना चाहिए, तो उसकी जो अहमियत है, जो उसकी मेजरमेंट है, जो उसका एक्सटेंट ऑफ मेजर है, वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाता है। उसके बाद है तीसरी टाइप है वैलिडिटी की फेस वैलिडिटी। टेस्ट आइटम्स अपीयर्स टू बी अप्रोप्रिएट। आपको लगता है कि टेस्ट मेडिकल का है और टेस्ट आया था इंजीनियरिंग का देने, लग रहा है कि ये मेडिकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अपेरेंटली हमें टेस्ट ये बताए कि वाकई ये रेलेवेंट जो मेजरमेंट है उसी के मुताबिक बनाया गया है। दैट इज़ कॉल्ड फेस वैलिडिटी। उसके बाद है क्राइटेरियन वैलिडिटी। हाउ वेल टेस्ट प्रिडिक्ट्स एन आउटकम फॉर अनदर सिचुएशन। आपका इन्वायरमेंट, आपके आउटसाइड इफ़ेक्ट्स, आपके बाहर की जो चीज़ें हैं, जो जितनी भी चीज़ें हैं, उनको डिफरेंट सिचुएशन में अगर टेस्ट लिया जाता है तो वो उसका सही आउटकम प्रिडिक्ट करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड क्राइटेरियन वैलिडिटी। द फिफ्थ वन इज कंकरेंट वैलिडिटी। हाउ वेल अ न्यू टेस्ट कंपेयर्स टू द वेल एस्टैब्लिश्ड टेस्ट। जैसे हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं तो पहले से ही बहुत सारे अच्छे टेस्ट जो पहले से राइज हैं वो चल रहे होते हैं, तो उसके मुताबिक कंपेयर किया जाता है नए टेस्ट को, क्या उसके मुताबिक ये चल रहा है। दैट इज़ कॉल्ड कंकरेंट वैलिडिटी। द सिक्स्थ वन प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हाउ टेस्ट प्रिडिक्ट्स द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन एक्टिविटी इन विच इट इंटेंड्स टू फोरटेल। इसमें ये होता है कि जो टेस्ट हमें बताना चाहता है कि फ्यूचर के बारे में कि ये बंदा इस फील्ड में इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, हम इस चीज़ को मेजर करना चाहते हैं। वी इंटेंड टू मेजर द फ्यूचर प्रिडिक्टिविटी।
तो अगर वो टेस्ट उसको मेजर कर रहा है तो दैट इज प्रिडिक्टिव वैलिड टेस्ट। दूसरी खूबी जो एक अच्छे टेस्ट की होती है वो है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या है? डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। आपका टेस्ट किसी बहुत सारे तरीकों से टेस्ट लिया जाता है, जितने भी मेथड से टेस्ट लिया जाए उनके अगर रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं, सेम हैं, उनका कोरिलेशन सबसे ज़्यादा है तो वो टेस्ट रिलायबल कहलाते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं रिलायबिलिटी को जांचने के, उनमें से किसी भी तरीके से हम रिलायबिलिटी को जान सकते हैं कि टेस्ट के रिजल्ट कंसिस्टेंट हैं या नहीं। तो पहला है टेस्ट रीटेस्ट। एक टेस्ट को हमने अभी लिया, दूसरे दिन फिर लिया, एग्जामिनीज आर सेम, सिचुएशन इज सेम। अगर टेस्ट के रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट रिलायबल है। दूसरा मेथड है रिलायबिलिटी का पैरेलल फॉर्म्स। एक जैसे दो टेस्ट बनाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका कंटेंट, उनकी वैलिडिटी, उनकी डायरेक्शन, उनका सिचुएशन, किस तरह से स्कोर किया जाएगा, कितने स्कोरर्स होंगे, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। टेस्ट दो होते हैं, उनके रिजल्ट्स को फिर मेजर करके उसकी कंसिस्टेंसी को जांचा जाता है कि ये दोनों रिजल्ट्स एक जैसे आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। अगर तो एक जैसे आ रहे हैं तो वो टेस्ट रिलायबल है इस मेथड के थ्रू। तीसरा है स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मेथड में हमने एक 100 नंबर का टेस्ट बनाया था, उसको आपने कहा जी कि ऑड नंबर्स अलहदा कर दिए, इवन नंबर्स अलहदा कर दिए, उनको दो टेस्ट बना दिए, एक ही टेस्ट में दो पार्ट कर दिए, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट हाफ। उनको फिर आपने अप्लाई किया, जो रिजल्ट्स आए अगर वो सेम हैं, कंसिस्टेंट हैं, एक जैसे हैं, करीब तरीन है, तो वो टेस्ट रिलायबल है। उसके बाद चौथा है कुडर रिचर्डसन फार्मूला। इसको इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड भी कहते हैं। इट मेजर्स कोरिलेशन अमंग द मल्टीपल आइटम्स ऑफ द सेम टेस्ट। ये मल्टीपल आइटम्स जो होते हैं, एक ही टेस्ट के बहुत सारे आइटम्स आपस में किस तरह से कोरिलेट कर रहे हैं, ये कुडर रिचर्डसन मेथड जो है, इसमें हमें दोबारा टेस्ट नहीं लेना पड़ता और रिसर्चर्स को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता, सिचुएशंस डिफरेंट बनानी नहीं पड़ती, स्प्लिट नहीं करना पड़ता, दो हाफ्स नहीं बनाने पड़ते। एक ही टेस्ट के डिफरेंट आइटम्स का कोरिलेट निकाल कर हम उस टेस्ट की रिलायबिलिटी को जांच लेते हैं। फिर है स्कोरर रिलायबिलिटी मेथड। एक टेस्ट को कंडक्ट करवाया गया, उसके दो स्कोरर्स बिठाए गए और दोनों स्कोरर्स का देखा गया कि जो रिज़ल्ट है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी का इन्फ्लुएंस उसमें शामिल तो नहीं हो रहा, तो टेस्ट रिलायबल है। अगर इन्फ्लुएंस शामिल हो रहा है, उस टेस्ट की कंस्ट्रक्शन इस तरह से की गई है, उसका कंटेंट इस तरह का दिया गया है कि उसे बिलीव्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मार्क्स को, तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। अगर वो नहीं इन्फ्लुएंस कर रहे तो वो रिलायबल है। तीसरी क्वालिटी जो टेस्ट की होनी चाहिए वो है एडिक्वेसी। टेस्ट शुड कंटेन ए वाइड रेंज ऑफ सैम्पलिंग। टेस्ट का जो सैंपल है, जो आइटम है, जो उसके कंटेंट है, वो इतना वाइड होना चाहिए, उसको तमाम एरियाज़ को इस तरह से कवर करना चाहिए कि ताकि तमाम किस्म की पॉपुलेशन, तमाम किस्म के लर्नर्स, तमाम किस्म की मेंटालिटी रखने वाले लोग उसमें समा जाएं और उसी का रिज़ल्ट वो दे सकें। तो इस तरह से जो टेस्ट बनाया जाता है उसको वाइड रेंज लेकर बनाया जाता है ताकि हर किस्म के स्टूडेंट्स उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी टेस्ट की ये होनी चाहिए, एक ही एरिया को फोकस नहीं करना, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्वेसी। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? टेस्ट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड द सेम बाय स्कोरिंग डिफरेंट स्कोरर्स विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ देयर बायसेस एंड बिलीव्स ऑन स्कोरिंग। ये हम जो स्कोरर रिलायबिलिटी मेथड उसमें भी पढ़ चुके हैं और ये टेस्ट की भी एक क्वालिटी है। एक मेथड रिलायबिलिटी जानने का भी ये है कि दो स्कोरर बिठा दें। एक टेस्ट की जो क्वालिटी है वो ये होनी चाहिए कि आपके स्कोरर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो मेंटल अप्रोच है, उनका बिलीव जो है उस स्कोर पे इफ़ेक्ट ना करे। ये खूबी होती है टेस्ट की। ये इस तरह का बनाया जाए कि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन ना हो, तो इस तरह का टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहलाता है। आप देखें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो MCQs हैं या जो ट्रू फॉल्स हैं,
उनमें इन्फ्लुएंस तो होता ही नहीं है, बेशक कोई भी आप स्कोरर बिठा दें रिजल्ट तो सेम आना है। अगर आंसर सही है तो रिजल्ट सेम आएगा, अगर आंसर गलत है तो रिजल्ट सेम आएगा। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर होना चाहिए कि ये टेस्ट में कोई इन्फ्लुएंस किसी का किरदार नहीं अदा कर। उसके बाद फिफ्थ जो क्वालिटी है अच्छे टेस्ट की वो है यूजेबिलिटी। हाउ इजी अ डिज़ाइन इज़ टू यूज़ विद अ ग्रुप ऑफ यूजर्स। आप इसको कह सकते हैं यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। जो टेस्ट देने वाले हैं, जो लर्नर्स हैं, उनके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट अगर है, अगर फ्रेंडली वो टेस्ट को कर सकते हैं, यूजेबल है वो टेस्ट ईज पे बनाया गया है कि टेस्ट कंडक्ट करवाने में, टेस्ट लेने में लर्नर को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही, तो वो उसकी यूजेबिलिटी कहलाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरव्यू। अब हम देखते हैं कि इंटरव्यू की जो टाइप्स हैं वो कितनी है। पहले तो हम देखते हैं इंटरव्यू होता है। इट इज़ अ प्रोसीजर डिज़ाइन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन थ्रू ओरल क्वेश्चन टू द ओरल रिस्पॉन्सेज। आप से कोई सवाल पूछता है, आप उसका जवाब देते हैं, तो ये इंटरव्यू कहलाता है। ये इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम हैं, 6 एग्ज़ाम इसकी जो मेन है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। पहली है स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसको डायरेक्टिव इंटरव्यू पे कहते हैं। क्वेश्चंस प्री प्लान्ड होते हैं, पहले से लिखे जाते हैं, पहले से बनाए जाते हैं। वही क्वेश्चन तमाम स्टूडेंट्स से, तमाम लर्नर से, तमाम इंटरव्यू से पूछे जाते हैं, तो वो उनका जवाब देते हैं। ये स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, या इसको नॉन डायरेक्टिव कहते हैं। कोई क्वेश्चन प्लान्ड नहीं होता, इंटरव्यू देने वाला जो आंसर दे रहा होता है और जो लेने वाले हैं वो जो पूछ रहे होते हैं उससे आगे क्वेश्चंस बनते जाते हैं। ये नॉन डायरेक्टिव है, यानी कि एट द सिचुएशन क्वेश्चंस अराइज होते हैं, सब्जेक्ट एरिया से हो जाएं, किसी के इन्फ्लुएंस से हो जाएं, किसी के आंसर से हो जाएं, नॉन डायरेक्टिव है। बेसिकली जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटरव्यू होते हैं वो नॉन डायरेक्टिव होते हैं, और वो पैनल इंटरव्यू भी होते हैं। पैनल इंटरव्यू क्या है कि इंटरव्यू देने वाला एक है, लेने वाले 2 हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो वो पैनल इंटरव्यू कहलाता है। 1-to-1 इंटरव्यू, एक इंटरव्यू देने वाला है, एक लेने वाला बैठा हुआ है, तो दैट इज़ 1-to-1 इंटरव्यू। उसके बाद है मास इंटरव्यू, या इसको आप ग्रुप इंटरव्यू कह सकते हैं। जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जबकि लेने वाले भी 1, 2, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बोर्ड हो सकता है पूरा। लेकिन ग्रुप इंटरव्यू का मतलब है कि इंटरव्यू देने वाले लोग ज़्यादा हैं, उनसे एक ही नशिस्त में बहुत सारे आंसर्स पूछ लिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी असेसमेंट कर लेते हैं, तो इसको ग्रुप इंटरव्यू कहा जाता है। इसके बाद है ऑनलाइन इंटरव्यू, कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म। आजकल जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जॉब के हो रहे हैं, या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थीसिस के लिए या वाइवा के लिए जो ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं, जो वाइवा लेते हैं, वो भी इसकी एक किस्म है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया जी, टैक्सोनॉमीज ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या होती है टैक्सोनॉमी, दर्जा बंदी ऑब्जेक्टिव्स की क्या होती है? बेसिकली जब कोई करिकुलम बनाया जाता है ना, तो उसके कुछ मकासद होते हैं, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं। उन गोल्स के को सामने रख कर वो स्कीम पूरी बनाकर पूरा लर्निंग प्रोसेस चलाया जाता है, उस करिकुलम को पढ़ाया जाता है। फिर एंड में जब असेसमेंट या एवेल्यूएशन की जाती है, तो उन्हीं टारगेट्स के मुताबिक क्वेश्चंस को बनाकर हम उन स्टूडेंट्स की, उन लर्नर्स की एवेल्यूएशन करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हम किस तरह से स्टूडेंट की एवेल्यूएशन करते हैं। तो ये बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी पेश की थी। तो इसमें पहली डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या है? जैसे इसका मीनिंग है कॉग्निटिव, मेंटल है, ज़हनी है। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में ये पेश की। इट एम्स टू डेवलप मेंटल स्किल्स एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। किसी की ज़हनी सलाहियत, नॉलेज, उसके अंदर मालूमात कितनी है, उसके स्किल्स कितनी है, उसके मेंटालिटी कहाँ पर खड़ी है, तो वो उसको जो जांचा जाता है वो कॉग्निटिव डोमेन इसको जांचती है। इसके 6 स्टेप्स बयान किए हैं बेंजामिन ब्लूम ने। अब पहला स्टेप है इसका नॉलेज।
रिमेंबरिंग और रिट्रीविंग प्रीवियसली लर्नड मटेरियल। आपको पता है कि आप के घर में कितने लोग रहते हैं, आपको पता है आपका शहर कौन सा, आपको पता है आप किस मुल्क में रहते हैं, आपको पता है आप कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, ये नॉलेज है, आप जानते हैं चीज़ों के बारे में। उसके बाद दूसरा स्टेप है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, वो है कोग्निटिव डोमेन का, वो है कंप्रीहेंशन। जो चीज़ें आप जानते हैं उनको, उनका मीनिंग ग्रास्प करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझना, ये कंप्रीहेंशन कहलाता है। कंप्यूटर के पार्ट्स कितने हैं, ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये नॉलेज है। आप इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग के हाँ वाकई ये कैसे चल रहा है, किस तरह के इसके पार्ट्स हैं, कैसे ये कनेक्ट होते हैं, किस तरह से कितनी इसको बिजली चाहिए, आप इसको कैसे चलाते हैं, दैट इज़ कंप्रीहेंशन। उस नॉलेज को आप अंडरस्टैंड करके उसका मीनिंग निकाल लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्रीहेंशन। उसके बाद है एप्लीकेशन। नॉलेज की जो वेटेज है क्वेश्चन में वो 25% है। एक पेपर में जब सेट किया जाता है स्कीम ऑफ स्टडी में, तो 25% क्वेश्चंस नॉलेज के बारे में आते हैं, सिर्फ मालूमात जो दी जाती है उससे बारे में। एप्लीकेशन में से 50% क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन क्या है, ये तीसरा स्टेप है कॉग्निटिव डोमेन का। द एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल और टू इम्प्लीमेंट मटेरियल इन न्यू कंक्रीट सिचुएशंस। आपने जाना कि कंप्यूटर क्या है, आपने समझा कि कैसे चलता है, आपने उसको अप्लाई किया, आपने उस पर दरख्वास्त लिखी, आपने उस पर थीसिस बनाया, आपने उसके ऊपर अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने उस पर एक्सेल शीट बनाई, लोगों के कंटेंट लिखे, एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई जिसमें आपने अपना टाइम टेबल बनाया, उसको मैनेज किया, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर अप्लाई की, तो ये एप्लीकेशन कहलाती है। चौथा स्टेप है कॉग्निटिव डोमेन का एनालिसिस। द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन और डिस्टिंग्विश द पार्ट्स ऑफ अ मटेरियल इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। आपने अपने नॉलेज को, अपने टॉपिक को, अपने कंप्यूटर को डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम किया जी। इनकी जनरेशन कौन सी हैं, किस किस तरीके से बना गया है, ये किन किन कैटेगरीज में शामिल होता है, इसकी एडवांस फॉर्म्स कौन सी हैं, इसके एरियाज़ कौन से हैं, किस तरह की इसकी यूजेस के हिसाब से कौन से कंप्यूटर हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, सुपर कंप्यूटर है, जो भी है, इनको डिफरेंट एरियाज़ में रखकर उन पे ऊपर रिसर्च की। अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग रिसर्च करना एनालिसिस कहलाता है। हर पार्ट को बड़े कीन ऑब्जर्वेशन के साथ समझना एनालिसिस कहलाता है। अब ये चीज़ें आपने समझ ली, इनको अंडरस्टैंड कर लिया, सब चीज़ों को फिर आपने एक जगह पे इकट्ठा किया, उन सब के जो जितने भी नताइज थे उनको आपने जॉइंट किया, कोरिलेट किया, फिर आपने एक आइडिया उससे बनाया, दैट इज़ सिंथेसिस। फिफ्थ स्टेप ऑफ cognitive domain is synthesis. The ability to put parts together to form a coherent or unique new whole. आपने एक नया आइडिया क्रिएट किया, दैट इज सिंथेसिस। आपने क्या किया, आपने कहा कि कंप्यूटर के अपने इस्तेमालात देखे, उसको समझा, उसको सीखा, उसके पार्ट्स देखे, फिर आपने कहा अच्छा मैंने ये से आइडिया बनाता हूँ कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ जिस पे वीडियोस बनाऊँगा और फिर मैं उस वीडियोस को ऑनलाइन पब्लिश करूँगा, तो उस आइडिया के मुताबिक मैं अपना काम जारी रखूँगा। दैट इज़ सिंथेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। एवेल्यूएशन एट द एंड, बेंजामिन ब्लूम कहता है कि 25% क्वेश्चंस पेपर में जो आते हैं वो एवेल्यूएशन से आते हैं। तो इवेल्यूशन क्या है, द एबिलिटी जज और चेक। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एट द एंड समेटिवली हम जिस चीज़ को जज करते हैं तो वो इवेल्यूएशन कहलाता है। अब मैंने जो चैनल बनाया था उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन आई, लोगों के कमेंट्स आए, लोगों ने कहा जी कि ये वीडियो अच्छी नहीं है, कुछ ने कहा जी अच्छी है, कुछ ने कहा जी इसमें वॉल्यूम कम है, कुछ ने कहा जी इसको इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ ने कहा जी कि ये इसमें ये आइडियाज़ शामिल कर लें। तो इवेल्यूएशन एक्सटर्नल हो रही, आप लोग कर रहे हैं, दैट इज़ इवेल्यूएशन, द सिक्स्थ स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। इवेल्यूएशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, तो ये हमेशा एक्सटर्नली होनी चाहिए, इंटरनली हम खुद से नहीं कर सकते। मेरी इवेल्यूएशन आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब जो कॉग्निटिव डोमेन थी इसको रिवाइज किया
रिव्यू किया एंडरसन एंड क्रथवुल ने 2001 में। उसमें कुछ चेंजेस हैं स्लाइटली, जिसको उन्होंने देखा कि इसको रिवाइज करना चाहिए। तो पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि जितने भी स्टेप्स हैं ना कॉग्निटिव डोमेन के, बेंजामिन ब्लूम के, ये सारे नाउन हैं। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये नाउन है। नाउन जामद होता है, साकिन होता है, लेकिन जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो नॉलेज है, ये कंटिन्यूअस है, ये चलता रहता है, ये बढ़ता रहता है, ये ज़्यादा होता है, ये क्रिएट होता है, ये कम होता है। तो इसलिए उसने कहा कि नहीं, इसको नाउन से निकाल के वर्ब में डाल देते हैं। तो एंडरसन का जो पहला जो चेंज था रिव्यू का वो था कि उसने इन सारे नाउन्स को वर्ब में बदल दिया। फॉर एग्जांपल जो नॉलेज था उसको उसने कर दिया रिमेंबरिंग। नॉलेज का और रिमेंबरिंग का एक ही मतलब है, किसी की चीज़ को जानना या याद रखना। रिकॉग्नाइजिंग और रिकॉलिंग नॉलेज सेम है, वही स्टेप है। पहला स्टेप है नॉलेज था, ये रिमेंबरिंग हो। दूसरा स्टेप कंप्रीहेंशन था, उसको उसने कह दिया अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग वर्ब है, कंप्रीहेंशन नाउन है, तो यही चेंजिंग है। तीसरा एप्लीकेशन था, उसको उसने अप्लाइंग कर दिया। चौथा एनालिसिस था, उसने उसको एनालाइजिंग कर दिया। पांचवें स्टेप पे थोड़ा ज़्यादा चेंज है, वो क्या है? पांचवा स्टेप था ब्लूम का सिंथेसिस। जबकि एंडरसन ने कहा कि जो सिंथेसिस है, जो क्रिएटिविटी है, जो चीज़ हम अखज़ करते हैं, उसको इवैल्यूएशन के बाद होना चाहिए। उसकी रीज़न फिलोसफिकली मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ कि जब तक आपके पास पूरे नंबर्स नहीं है, पूरी वैल्यू नहीं है, पूरी जजमेंट नहीं है, एक प्रोसेस का पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक आउटकम ही नहीं है, तो आप उस पर क्या सिंथेसिस कर रहे हैं, आप उस पर क्या चीज़ अखज़ कर, क्या आइडिया बना रहे हैं। तो आपने कोई आइडिया बनाना है तो आपके पास पूरी इवैल्यूएशन हो। तो उसने ये चेंज स्लाइटली किया। जो 6 स्टेप था बेंजामिन का, उसको 5th पे ले गया। इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग कर दिया 5th स्टेप। और 6th स्टेप जो सिंथेसिस था बेंजामिन ब्लूम का, उसको उसने क्रिएटिंग कर दिया। सिंथेसिस और क्रिएटिंग एक ही बात है, क्रिएट करना, आइडिया नया क्रिएट करना। तो ये थी कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम की और क्रथवुल और एंडरसन की, जो रिवाइज हुई 2001 में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर लें, बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ लें। बहुत आसानी से समझ आने वाली बात है, मैंने पूरी इसकी डिटेल अपने नोट्स में दे दी। अच्छा, दूसरी जो डोमेन है टैक्सोनॉमीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की, वो है अफेक्टिव डोमेन। अच्छा, अफेक्टिव डोमेन क्या होती है? ये पेश की थी डेविड क्रथवुल ने इन 1965। इट इन्वॉल्व्स फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड इमोशंस, हाउ पीपल डील विद देयर। अच्छा, हाउ पीपल डील विद, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, कैसे लोग अमल करते हैं। हमारे करिकुलम में इफेक्टिव डोमेन का कोई वजूद ही नहीं है। ना इमोशन सिखाए जाते हैं, ना फीलिंग सिखाए जाते हैं, ना एटीट्यूड सिखाए जाते हैं। तो किस तरीके से हम ये अच्छे शायरी पैदा करें, ये सोचने वाली बात है। एंड मैं बताऊंगा कैसे पैदा करना। हमने अपने करिकुलम में किस तरह से अपने इफेक्टिव डोमेन को इम्प्लीमेंट करना है। पहले एक मिसाल समझ लें। मैं आपसे कहता हूँ, बड़े अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगी। मेरी 2 बातें सुन लें। पहली बात ये है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आपसे ये क्यों कहता हूँ? क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, वो शख्स बर्बाद हो गया, उसके अमाल बर्बाद हो गए जिसने किसी को हंसाने के लिए भी झूठ बोला। अब हम अपने सारे अमाल बर्बाद कर रहे हैं एक झूठ के बदले। तो दूसरी वजह यह है झूठ ना बोलने की कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत। हम अल्लाह की लानत क्यों लें भाई? तो ये जो मेरे 2 वर्ड्स हैं, 2 फिक्रें हैं, 3 फिक्रें हैं, इनके बेस पर आगे मैं आपको ये इफेक्टिव डोमेन समझाता हूँ।
रिसीविंग फिनोमेनन पहला स्टेप है अफेक्टिव डोमेन का, अवेयरनेस, विलिंगनेस टू हेयर। जब मैंने आपको कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने वीडियो बंद कर दी, आपने कान बंद कर लिए, आपने अनसुनी कर दी, तो ये आपका रिसीविंग फिनोमेनन नहीं है। आपने कोई चीज़ रिसीव नहीं की। अगर आपने रिसीव की है, सुनी है, तो अब पहले स्टेज पे खड़े हैं कि आपने चीज़ों को सुन लिया, विलिंगनेस टू हेयर है। दूसरी स्टेज है रिस्पॉन्स टू फिनोमेनन, इसको रिस्पॉन्ड करना। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन पार्ट ऑफ द लर्नर। आपने मेरी बात सुनी, आपने कहा कि हाँ यार झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, तो ये हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, अल्लाह के नबी को नाराज़ करते हैं, तो ये रिस्पॉन्डिंग फिनोमेनन है, रिस्पॉन्स टू फिनोमेना। मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की, मैंने आपको कोई बात बताई, आपको एक फीलिंग दी, आपको एक इंटरनल मोटिवेशन दी, आपने सोचा उसके ऊपर, दिस इज रिस्पॉन्स फिनोमेना। तीसरा है वैल्यूइंग, द वर्थ और वैल्यू ऑफ ए पर्सन अटैच्ड टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आपने कहा यार बात तो सही है कि हमें झूठ बोल के मिलता है क्या है, हमें सच बोलना चाहिए, अच्छी बात है। आपने कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है वैल्यूइंग। आपने मेरी बात को वैल्यू दी, आपने उसको समझा, आपने कहा कि हाँ वाकई ये चीज़ ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, दैट इज़ वैल्यू। थर्ड स्टेप पे खड़े हैं आप, अभी भी आप थर्ड स्टेप पे खड़े हैं। फोर्थ स्टेप ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेज वैल्यूज इनटू प्रायोरिटीज बाय कंट्रास्टिंग डिफरेंट वैल्यूज। आपने सच बोलना शुरू कर दिया, ये चौथी स्टेज आ गई आपकी। आपने ऑर्गेनाइज कर लिया इस चीज़ को, आपने पहले उसको सुना, फिर उसको आपने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ ठीक है, फिर आपने उसको वैल्यू दी, बहुत अच्छी बात है, फिर आपने उसको बोलना शुरू कर दिया, आपने झूठ बोलना बंद कर दिया, सच बोलना शुरू कर दिया। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी एथिक, एनी इमोशन, एनी फीलिंग, एनी एटीट्यूड। चौथी स्टेज पे आप खड़े हैं, आपने सच बोलना शुरू कर दिया, फिर भी आपको प्रेशर आएगा सोसाइटी की तरफ से, ग्राहकों की तरफ से, एम्प्लॉयज़ की तरफ से, सबऑर्डिनेट्स की तरफ से, ऑफिसर्स की तरफ से, तो आप उसमें घबरा जाएंगे, थोड़ा सा घबराएंगे। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज ऑफ योर एटीट्यूड। लास्ट स्टेज है करेक्टराइजेशन, इंटरनलाइजेज वैल्यूज। आपने ये जो वैल्यू सीखी थी सच बोलने की, आपके करेक्टर में इस तरह से पनप गई कि अब आपके सामने कोई बॉस हो, कोई सबऑर्डिनेट हो, कोई ग्राहक हो, कोई फरोख्त कुनिंदा हो, आप सच ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए, चाहे आपको कोई डांट दे, आप कहेंगे नहीं मैंने सच बोलना है, अपने अल्लाह के नाराज़ नहीं करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ नहीं करना। दैट इज़ करेक्टराइजेशन। अब एजुकेशन सिस्टम में इस वैल्यू सिस्टम को कैसे लेके आए, किस तरह से आप चलाएंगे, इसको कौन लेके आएगा? हमारे करिकुलम में तो नहीं है, तो कैसे लाएं? इसको आप लेके आएंगे, टीचर्स लेके आएंगे, हेड टीचर्स लेके आएंगे, पेरेंट्स लेके आएंगे, दुकानदार हैं, कोई इमाम मस्जिद है, कोई मोहल्लेदार है, कोई गली में रहने वाला है, कोई सोसाइटी मेंबर है, ये सारे लोग इस सिस्टम को चलाएंगे, वैल्यूज़ को बनाएंगे, इमोशंस को स्टेबल करेंगे, आप किसी की बात को सुनेंगे, आप सब्र करेंगे, आप फीलिंग्स देंगे, आप मोहब्बत देंगे, आप प्यार देंगे, बर्दाश्त देंगे, हमदर्दी देंगे, सोशल स्ट्रक्चर देंगे। दैट इज़ अफेक्टिव डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लेके आनी है। उसके बाद है तीसरी डोमेन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसका बड़ा किरदार है, ये भी हमारे सिलेबस से गायब है बहुत हद तक, कुछ हद तक को करिकुलर एक्टिविटीज़ की सूरत में मौजूद है, लेकिन ऐसा सच नहीं है कि जिस तरह से हम किसी बच्चे की क्रिएटिविटी को उभार सकें। साइकोमोटर डोमेन, इसके नाम से जाहिर है कि जो मोटर स्किल्स हैं उसको डेवलप करना साइकोमोटर कहलाता है। प्रेजेंटेड बाय सिम्पसन एंड हैरो 1972। इट इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ द मोटर स्किल्स। हमारी स्किल्स जो मूवमेंट की जो स्किल्स हैं वो साइकोमोटर डोमेन कहलाते हैं। इसके जो 7 स्टेप्स हैं उनको समझने के लिए एक पहले मिसाल समझ लें। आपने जब सबसे पहले साइकिल चलाया, सुबह सोचा मैं साइकिल चलाना सीखूंगा, शाम को चलाना आ गया? नहीं आया ना।
क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 7 स्टेप्स पूरे नहीं हुए थे। ठीक है, अब इस साइकिल को कैसे चलाया आपने, ये इस चीज़ को मैं आपको साइकोमोटर डोमेन के ज़रिए समझा देता हूँ। पहला स्टेप है परसेप्शन, अवेयरनेस, द एबिलिटी टू यूज सेंसरी कॉज। आपने एक सेंस महसूस की कि मुझे साइकिल चलाना आना चाहिए, तो ये पहला स्टेप है, परसेप्शन है। आपने सोच लिया कि मैं साइकिल चलाना सीखूंगा। दूसरा स्टेप है सेट, रेडीनेस टू एक्ट। आपने सोचा आप साइकिल चलाने के लिए रेडी हैं, साइकिल के पास जाकर खड़े हो गए, साइकिल भी रेडी, आप भी रेडी, लेकिन चलाते हैं गिरते हैं, चलाते हैं गिरते हैं, नहीं चला पा रहे क्योंकि अभी आप दूसरे स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? गाइडेड रिस्पॉन्स। कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। लर्निंग को सीखने के लिए आप किसी को देखते हैं, इमिटेट करते हैं, किसी से पूछते हैं, कोई गाइडलाइंस लेते हैं, वो आपको बताता है कि ये ब्रेक है, ये पैडल है, इस तरह से बैलेंस करना है, व्हील को इस तरह से रखना है, सीधा रखना है, इधर नहीं होना, इधर नहीं होना, वजन बैलेंस करना है। तो ये गाइडेड रिस्पॉन्स होता है। तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद है चौथा स्टेप मैकेनिज्म, बेसिक प्रोफिशिएंसी आपकी। आपको किसी ने पकड़ के साइकिल चलाना सिखाया, आपने पैडल मारना सीख लिया, ब्रेक मारनी सीख ली, थोड़ा सा चलाते हैं, मोड़ लेते हैं, घर में, गली में, ग्राउंड में, खुले में घूम के आ जाते हैं। ये आपने मैकेनिज्म सीख लिया। उसके बाद है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। आप एक्सपर्ट हो गए जी। एक्सपर्ट कैसे हो गए कि आप अब उस साइकिल को चलाना सीख गए। आप गली में भी जाते हैं, आप बाहर भी जाते हैं, आप मोड़ भी लेते हैं, आप तेज़ भी चला लेते हैं, आहिस्ता भी चला लेते हैं साइकिल को। दैट इज़ कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डरते हैं गिर ना जाऊँ, लग ना जाए, कोई गाड़ी ना आ जाए, कहीं से बच्चा ना आ जाए, आपका मेंटल लेवल कॉन्फिडेंट नहीं है। मोटर स्किल्स के साथ, चलाने के साथ आपकी मेंटल कॉन्फिडेंस मैच नहीं कर रहा, तो ये लेवल आपका कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स है। छठा स्टेप है अडॉप्टेशन। स्किल्स आर वेल डिवेलप्ड एंड द इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई मूवमेंट्स पैटर्न्स टू फिट स्पेशल रिक्वायरमेंट्स और सर्कमस्टांसेस। आपने साइकिल चलाना सीखा, उसके बाद आपने उसकी इतनी प्रैक्टिस की, आप बाहर गए, देखा, खड्डा आया, इधर मोड़ा, उधर से मोड़ा, गाड़ी आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी देर में गुजर जाएगी, आप कितनी दूर से मुड़ेंगे, कितना आपको वक्त लगेगा उस जगह पर पहुंचने में। तो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, साइकिल और मोटर स्किल्स को अंडरस्टैंड करके, अपनी मेंटल और फिजिकल सेंसेस को यूज़ करके आप इस कदर एक्सपर्ट हो गए हैं कि आप को कोई खौफ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको पता है अचानक भी कोई आ जाएगा आगे तो मैं फौरन ब्रेक लगा दूंगा। दैट इज अडॉप्टेशन। ये छठा स्टेज। उसके बाद आती है जी सातवीं स्टेज, ओरिजिनेशन, क्रिएटिंग अ न्यू मूवमेंट पैटर्न्स टू फिट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। न्यू मूवमेंट और पैटर्न्स, क्रिएटिविटी क्या है, किस तरह से आपने चलाया, साइकिल सीखा, कॉन्फिडेंस आया, माहिर हो गए, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, भगा रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन आया, आपने वन व्हीलिंग शुरू कर दी, किसी ने नहीं सिखाई थी, लेकिन आपने क्रिएटिविटी की, आपने सीखा, आपने उसको छाला, आपने उसको वन व्हीलिंग शुरू कर दी, उसमें बैलेंस शुरू कर दिया, आपने साइकिल को रोका, 2 टायरों पे खड़ा कर दिया, आपने पाँव लगा रहे हैं ना, इधर गिर रहे हैं ना, इधर गिर रहे हैं, आपने उसको बैलेंस करना सीख लिया। दैट इज ओरिजिनेशन, क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी। उसके बाद ये कंपोज करती है, कंबाइन करती है डिफरेंट स्किल्स को एट द हाईएस्ट लेवल। ये आपकी साइकोमोटर डोमेन थी। इसके ज़रिए आप हर स्किल को सीखते हैं, लिखने से लेकर आपकी बॉडीज़ के रिस्पॉन्सेस से होने वाली ड्राइविंग्स, आपकी बहुत सारी हरकत, सकनात, आपका किसी रास्ते पे चलना, पहाड़ों पे चढ़ना और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करना, भागना, दौड़ना, ये सब चीज़ें साइकोमोटर डोमेन में लाया करती हैं। अच्छा, अब एक और टैक्सोनॉमी है जो पेश की गई, वो थी बिग्स एंड कोलेस की सोलो टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेड बाय जॉन बी बिग्स एंड केल्विन एफ कोलेस इन 1982। ये 2 फिलोसफर्स थे जो एजुकेशनिस्ट थे। इन्होंने कहा जी ब्लूम टैक्सोनॉमी तो सिर्फ मेंटल स्टेजेस को डिटरमाइन कर रही है, तो हमें चाहिए कि हम ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स को देखें ना।
सोलो स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं? जो आपका बिहेवियर है, जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी भी चीज को, जिस तरीके से भी आप रिस्पॉन्ड करते हैं वो लर्निंग आउटकम्स है। इसकी 5 स्टेजेस बताई हैं जी बिग्स एंड कॉलिस ने। पहली स्टेज है प्री स्ट्रक्चर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई क्वेश्चन आया है व्हाट इज कंप्यूटर, कोई रिस्पॉन्स नहीं, जीरो आंसर या गलत आंसर, दैट इज प्री स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स। इस किस्म के क्वेश्चन 0% है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाया जाता। इनकम्पिटेंट है, नथिंग नोन है, कुछ नहीं जानता। दूसरा रिस्पॉन्स है यूनिस्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स, सिंगल आंसर सिंगल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स देता है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जी, एक एनालिसिस है जी, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जी, ये डाटा को एनालिसिस करता है, डाटा को कंप्रीहेंड करता है। सिंगल स्ट्रक्चर्ड आंसर जो है वो यूनिस्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स में आता है। और एग्जाम में 16% जो क्वेश्चन है वो रिकमेंड किए ब्लूम सॉलिड टैक्सोनॉमी में यूनिस्ट्रक्चरल लेवल के। तीसरा लेवल है मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। एक क्वेश्चन वही है, कंप्यूटर है, उसके बारे में वो कहता है जी कंप्यूटर इज अ मशीन, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज यूज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, इट इन्वॉल्व्स अ क्रिएटिविटी, इट डील्स विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इट इज यूज्ड इन द न्यू टेक्नोलॉजी, इट हैज मैनी टाइप्स। ये मल्टी स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स है। बहुत सारी चीज़ें उसने बताई हैं स्टूडेंट ने। इस लेवल से 68% क्वेश्चंस बनाए ने सजेस्ट किए हैं सोलो टैक्सोनॉमी में। चौथा लेवल है रिलेशनल रिस्पॉन्स, इसके 16% क्वेश्चंस है। अब रिलेशनल रिस्पॉन्स जो है ये क्या कहता है? एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज आर इंटीग्रेटेड इनटू द सेवरल स्ट्रक्चर ऑफ एग्जांपल्स। एक बंदा जानता है कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, कितनी एग्जाम है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, वो एग्जांपल देता है कि इंडस्ट्री में रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे बयान की जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, 5th जनरेशन्स आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को इंटेग्रेट कर दिया गया है, एंड्रॉयड सिस्टम आ गया है, टैबलेट आ गए हैं, पिन लेवल पर कंप्यूटर चिप्स बनाई जा रही हैं। दैट इज़ रिलेशनल रिस्पॉन्स विद एग्जाम्पल्स। तो ये 16% क्वेश्चन ये 4 स्टेप्स में जाते हैं। 5वां स्टेप है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बियॉन्ड व्हाट हैज बीन टॉट। जो पढ़ाया गया है उससे भी आगे का रिस्पॉन्स, उससे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स। इसके 0% मार्क्स क्वेश्चंस बनाने की रिकमेंडेशन है। उसकी वजह यह है कि ये फिलोसफिकल जो आंसर्स होते हैं ये टीचर्स इसको समझ नहीं पाते। जो स्कोरर होता है वो कहता है ये सिलेबस में ही नहीं है, इसके मैं क्या आंसर दूँ, वो गलत कर देता है। हालांकि ये फिलोसफी जो होती है ये बहुत आगे थिंकिंग होती है उस बच्चे की। ये जो क्रिएटिविटी की इंतहा है, जो लोग नई थ्योरीज पेश कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा हिस्ट्री में जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं उनको एजुकेशन लेवल पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना था, टीचर्स उनकी बातों से इत्तेफाक ही नहीं करते थे। तो ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट रिस्पॉन्स है, बियॉन्ड द टॉट जो रिस्पॉन्स होता है। कंप्यूटर ऐसे होंगे कि वो उसका वजूद नहीं है, हवा में ही बटन होंगे, हवा में ही स्क्रीन होगी, डिवाइस कोई भी नहीं होगी, हम सारी चीज़ों को ऑटोमेटेड सिस्टम से चलाएंगे। ये रिस्पॉन्सेज हैं एक ही क्वेश्चन के। तो ये 5 स्टेप्स हैं सोलो टैक्सोनॉमी के, ये आपने इसको बड़े अच्छे से समझ लेना है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर के प्रीव्यू के साथ। लास्ट जो टॉपिक है वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। क्या होता है? ये स्कीम ऑफ असेसमेंट आप इसको कह सकते हैं कि किस तरीके से जो असेसमेंट स्कीम बनाई जाती है मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर, मुख्तलिफ टेस्टों के अंदर। क्या चीज़ है स्कीम ऑफ असेसमेंट? फॉर एग्जांपल हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे करिकुलम के, उसको जब हमने ऑब्जर्व करना था, एवेल्युएट करना था, तो हमने एक स्कीम ऑफ असेसमेंट बनाई कि इस तरीके से हम पेपर बनाएंगे, इन एरियाज से बनाएंगे, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से बनाएंगे। तो इतने सवाल होंगे, इतने जवाब होंगे, इतना परसेंटेज होगी, इतना टाइम होगा। ये स्कीम ऑफ असेसमेंट कहलाती है या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहलाता है। ये है क्या? इट्स अ टीचर्स ब्लूप्रिंट, डिज़ाइन प्लान, टेक्निकल ड्राइंग।
टेक्निकली हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये किस तरीके से विड्रॉ की किस तरीके से प्रोड्यूस की जाएंगी, ऑफ़र की जाएंगी। इसके जो 10 स्टेप्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, जिसके ज़रिए ये स्कीम ऑफ असेसमेंट बनाई जाती है। इसका स्पेसिमन नीचे दिया गया है, नोट्स में भी अवेलेबल है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द टॉपिक्स। पहले बताएं कि जी किन किन टॉपिक्स में से आपने टेस्ट आइटम बनाना है। दूसरा स्टेप है टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम वाला टेस्ट बनाना है, 3 घंटे का हो, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। तीसरा स्टेप है कि हर आइटम का टाइम कितना होगा, मतलब एक टेस्ट आइटम के लिए कितना टाइम रखा जाएगा। चौथा स्टेप है परसेंटेज ऑफ टाइम कितनी होगी पर टॉपिक, एक टॉपिक के लिए कितनी परसेंटेज होगी। पांचवा स्टेप है टोटल टेस्ट आइटम्स कितने होंगे। छठा स्टेप है डिटरमाइन दी नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स, कितने टेस्ट आइटम्स होंगे पर टॉपिक, एक टॉपिक के कितने टेस्ट आइटम, पहले टोटल कितने होंगे फिर पर टॉपिक कितने होंगे। अच्छा, परसेंटेज मार्क्स फॉर डिफरेंट लेवल्स। लेवल्स क्या है, जिस तरह ब्लूम के 6 लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन के, वो हर लेवल के कितनी परसेंटेज होगी मार्क्स के हिसाब से। नॉलेज से कितने आएंगे, एप्लीकेशन से कितने आएंगे, एवेल्यूएशन से कितने आएंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ आइटम्स पर लेवल, एक लेवल पे नॉलेज में से कितने क्वेश्चन हैं, एवेल्यूएशन में से कितने क्वेश्चन हैं। आखिर में है जी डिटरमाइन दी आइटम प्लेसमेंट। आइटम को जो आपने बना लिया है, वो पर टॉपिक जो बना लिया है, उसको लेवल में जो एप्लीकेशन में कहाँ रखना है, एवेल्यूएशन में कहाँ रखना है। जो आपका पहला चैप्टर है उसमें से एवेल्यूएशन के कितने क्वेश्चन बनेंगे, एप्लीकेशन के कितने बनेंगे और नॉलेज के कितने बनेंगे। इस तरीके से ये 10 स्टेप्स हैं स्कीम ऑफ स्टडी के। स्पेसिमेन नीचे दिया गया है। ये बायोलॉजी सेशन 2012-13 का है, रावलपिंडी बोर्ड का है, 9th का है। इसमें दिया गया है चैप्टर 1 में से कितने क्वेश्चन है, परसेंटेज कितनी है, कितने मार्क्स उसको दिए गए हैं, नॉलेज से कितने हैं, अंडरस्टैंडिंग से कितने हैं और एनालिसिस से कितने हैं। ठीक है, ये सारे लेवल्स बता दिए गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।